जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर आमना? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं डॉक्टर मेरे तो खिजर? बहुत मुबारक हो। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर खजीर किधर हैं? जी मैडम, मैं यही पर हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर खजीर की मुझे आवाज आई पहले। हाँ जी, जी आ गई है। जी मैडम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। ये आप कुछ प्रेजेंटेशन शेयर करेंगी या वर्बली बताना है? अगर स्टार्ट करना है तो आई कैन स्टार्ट। मैं इनको थोड़ा जी जी, बहुत। आप स्टार्ट करें प्लीज। श्योर। जी मैडम। अच्छा जी, जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरा नाम डॉक्टर खिजर है। मैंने रिसेंटली FCPS ये जो एग्ज़ाम है वाइवा ये पास किया है। और मैडम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना का वो समझा कि मैं यहाँ पे आप सारे कैंडिडेट्स के लिए और सारे फेलोज को कुछ बता सकूं अपनी तरफ से। एग्ज़ाम जो था मेरा, फॉर्चुनेटली और लकीली और अल्लाह की मदद से मैंने फर्स्ट गो में ही सारा सब कुछ पास कर लिया। दिस वाज माय माय रिटन, माय टॉक्स और वाइवा जो था सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में था। तो मैं आपको एक इस तरह प्रीव्यू दे सकूंगा कि एक नए कैंडिडेट्स के लिए क्या होना चाहिए और किस तरह होना करना चाहिए। इनिशियली तो इसमें कुछ बातें इस तरह होती हैं। सारे कैंडिडेट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपको कुछ मोटिवेशन की बातें करूंगा, कुछ आपको रिसोर्सेज बताऊंगा और कुछ आपको टैक्टिक्स बताऊंगा कि एग्जाम मैंने किस तरह फेस किया और किस तरह मैंने उसको टैकल किया। अगर आवाज़ आ रही है तो कोई वर्बली बोल दे या मैसेज में बोल दे। राइट, थैंक यू। अच्छा जी, मैंने जब पढ़ाई शुरू की, तो इनिशियली मैंने जब अपना मैं जल्दी जल्दी अपना सारा बताता हूँ सिनेरियो के मैं किस सिचुएशन में था। इनिशियली जब मैं FRCR भी साथ साथ दे रहा था, तो मैंने FRCR 2A की बुकिंग इस तरह कराई थी कि नवंबर में वो था और फिर मेरा पार्ट 1 था। तो रिटर्न था, तो रिटर्न के लिए मुझे उधर से बहुत हेल्प हुई। तो इसका मतलब ये है कि बिफोर अपेयरिंग द रिटर्न, आपकी अगर लेट सपोज दिसंबर में आपकी ट्रेनिंग खत्म हो रही है, तो यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 months टू प्रिपेयर फॉर द रिटर्न। अब अगर आप रिटर्न के लिए अच्छा प्रिपेयर करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल इन द टॉक्स एंड इन द वाइवा। रिटर्न में लोग ये गलती करते हैं कि सारे लोग पास पेपर के लिए भागते हैं कि जी पास पेपर करें, रिसोर्सेज रिकॉल्स करें। मैंने पर्सनली पास पेपर ये MCQs के लिए एक रिकॉल भी नहीं की थी। उसकी वजह बताता हूँ मैंने क्यों ये किया है। हो सकता है मैंने गलत किया हो, आपको हमारे फेलोज जो दो और हैं, मैडम भी हैं, वो भी आपको अपना इंसाइट देंगी। लेकिन मैंने एक टेक्स्ट बुक जरूर आपने करनी है। टेक्स्ट बुक आपने ग्रेंजर जरूरी नहीं करें, बहुत मोटी है, बहुत मुश्किल बुक है। वो आप कर तो लेंगे लेकिन आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। सटन भी इसी तरह है। लेकिन क्रैक द कोर एक इस तरह, इट्स अ टाइप ऑफ बुक जो कंसाइज है, शॉर्ट है, वेरी इजी टू मेमोराइज। तो आपको एक बुक मेमोराइज करनी होगी, विच एवर बुक यू लाइक। कोई टेक्स्ट बुक से आपको ये होगा कि आपको एक बेस मिल जाएगी। उस बेस पे देन यू विल कीप ऑन वर्किंग। टेक्स्ट बुक आपने मोटी चूज नहीं करनी, सटन ग्रेंजर आप चूज करेंगे। मे बी अगर आपके लिए फिजिबल है, आप काबिल बहुत हैं या आप इंटेलिजेंट हैं, आप रिटेन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए या मोस्टली कोलीग्स के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप इजी बुक चूज करें। इट्स बेटर टू चूज एन इजी बुक एंड मेमोराइज ऑल दैट, इंस्टेड कि आप मुश्किल बुक करें और उसमें आप कुछ टॉपिक्स पढ़ लें और बाकी सब कुछ छोड़ दें। इजी बुक में कम आपको नॉलेज होगा लेकिन सब सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। सो इट विल हेल्प यू टू वर्क ऑन दैट एज द एग्जाम्स कम।
तो आपने पहले एक टेक्स्ट बुक आपने करनी है। तो मैंने पहले एक टेक्स्ट बुक की थी अपनी, क्रैक द कोर, और वो मैंने बहुत अच्छी की थी। बहुत अच्छी का मतलब कि वो मैंने 3-4 बार रिटर्न, मतलब बाय द नवंबर तक वो मैंने 3-4 बार कर ली थी। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप वो करें, ठीक है। और क्रैक द कोर को आपने याद करना है। क्रैक द कोर में अगर आप न्यूक्लियर एक नज़र सिर्फ देख लें तो ठीक है, लेकिन बाकी यूनिट्स मतलब जो वॉल्यूम 2 में है उसमें आपने एमएस के न्यूरो और जो वैस्कुलर है वो जरूर करनी है। आईआर का शौक है थोड़ा बहुत एक नजर देखना चाहती हैं, वेल एंड गुड। नहीं देखना चाहते तो ठीक है, लेकिन बुक नंबर 1 वॉल्यूम 1 वो आपको सारी रटनी होनी चाहिए। सही है, इवन द मेमो वन एज वेल, क्योंकि मेमो लड़कों के लिए मोस्ट लाइकली, मैं चूंकि लड़का हूँ मेरे लिए मेमो, हमारे डिपार्टमेंट में मेमो होता था, हमारी रोटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन स्टिल आई फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि एज कम्पेयर टू माई फीमेल कोलीग्स उनकी रोटेशंस अगर 4 सालों में 10 हुई थी तो मेरी सिर्फ 1 या 2 हुई थी। तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस। खैर, वो जो आप कर लें, उसके बाद जो इजिप्शियन फाइल्स हैं रिटर्न के लिए, अब्दुल्ला नुओ के नाम से जिसने वो सारे सेग्रीगेट किए हुए हैं, उसने खुद कोई एमसीक्यूज नहीं बनाए, उसने सारे सब कुछ सेग्रीगेट किया हुआ है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। मैंने क्रैक द कोर की थी और वो फाइल्स मैंने A to Z सारी की थी। वो बहुत लेंथी फाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं उनमें, लेकिन कोशिश करें कि आप वो कर लें। अ, वो अगर आप कर लें और आप टेक्स्ट बुक आपको रटी हो तो आप मोर देन 90% आई एम श्योर कि आप लोग रिटर्न में पास हो जाएंगे। रिटर्न मतलब जब मैं रिटर्न में गया था तो अल्लाह की आसानी भी थी और मुझे 90% से ज्यादा एमसीक्यूज कंफर्म आ रहे थे। तो रिटर्न इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट, रिटर्न इज वेरी इजी। अब आते हैं टोक्स पे। टोक्स के लिए टोक्स के लिए टॉक्स के लिए अब क्या करना है। हाँ, रिटर्न के लिए आपको कोई पास्ट एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पास्ट एमसीक्यूज स्टूडेंट्स ने खुद बनाए हैं। किसी ने एक वर्ड लिखा है तो ऊपर लिखा है, आगे लिखा है कि अगर ये वर्ड आ गया तो ये आंसर लिखें, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। सीपीएसपी वाले हमेशा एमसीक्यूज को ट्विस्ट एंड वो करते हैं, वो वर्ड होगा लेकिन आंसर कुछ और होगा। तो मेरे ख्याल से तो मैं अपने जूनियर्स को भी जो मेरे अपनी इंस्टीट्यूट है उसमें भी जूनियर्स को कह रहा हूँ कि पास्ट वाले ना करें, क्योंकि वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो हर बंदे ने खुद लिखे हुए हैं, उसमें कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे। तो अब्दुल्ला की जो फाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसाइज हैं और बिल्कुल सारे सही हैं। उसमें गलत हो सकता है कि सारे फाइल्स में एक गलत हो, तो वो एक गलत कोई मसला नहीं है। यूनिट्स हैं अब्दुल्ला में, एमएसके यूनिट के अंदर फिर 5 चैप्टर्स हैं, वो आपने सारे करने हैं। अगर आपने वो सारे सही याद कर लिए तो रिटर्न आपका पास है। वो मतलब आई एम श्योर ऑफ दैट। रिटर्न आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम टोक्स पे आते हैं। टोक्स जब मैंने स्टार्ट किया तो टोक्स मैंने जब रिटर्न एग्जाम दे दिया था तो मैंने रिटर्न के 2-3 दिन मैंने रेस्ट लिया था और उसके बाद आई स्टार्टेड टोक्स। क्योंकि आपने भी इसी तरह करना है कि आपने, इफ यू स्टार्ट अर्ली यू विल हैव टाइम टू स्टडी मोर, यू विल हैव टाइम टू, आप पे प्रेशर नहीं बनेगा। आपने रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना, क्योंकि वो हमारे साथ भी इस तरह हुआ कि टोक्स हमारा बहुत अर्ली कर दिया था। तो 2-3 डेज रेस्ट, उसके बाद टोक्स के लिए मैंने क्या किया। टोक्स जब मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तो हर बंदे को अपना अपना उसमें पता लग जाएगा कि वो वेयर वेयर डज एवरीवन स्टैंड। अच्छा, टोक्स में फिर मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड की बुक शुरू की। ऑक्सफोर्ड की बुक हमने ड्यूरिंग माई रेजिडेंसी, हमारी हर दिन क्लास होती थी मॉर्निंग में, तो जिस दिन कंसल्टेंट नहीं होता था मैंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वो किया है, क्या कहते हैं, रेजिडेंसी की है। तो हम वो रेगुलर करते थे ऑक्सफोर्ड की सीरीज, लेकिन स्टिल वहाँ पे करना, बंदा इतना मेच्योर नहीं होता और इतना उसने पढ़ा नहीं होता। जब आप खुद करते हैं तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो आई स्टार्टेड विद ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड मैंने स्पीड में करना शुरू किया, इसलिए कि वो एक स्टैंडर्ड बुक है। केसेस बहुत, मतलब उसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत एविडेंट होती हैं। आई स्टार्टेड द ऑक्सफोर्ड सीरीज। ऑक्सफोर्ड में 8 बुक्स हैं। आप अगर सारी 8 नहीं कर सकते, लेकिन मेन मेन जरूर करें। एमएसके करें, सीएनएस करें, सीवीएस करें, चेस जरूर करें। ये सारे आप जरूर करें, क्योंकि वो आपको जो बेसिक केसेस होते हैं वो आपको सारे दिखा देगा। तो एग्जाम में बेसिक आएगा तो वो तो आपका पक्का का पक्का पिक हो जाएगा। अच्छा, वो जब मैंने कर लिया उसके बाद हमारी ग्रुप में जो वाइवा की ग्रुप है उसमें एक लिंक है जिसमें मैं आपको लिंक, एक सेकंड में वो नाम भी आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ उसका। जो अगर आप लिंक्स में जाएं, उसकी जो शेयर है उसमें एक मरियम नोट्स है और ओरल रिकॉल्स हैं। मैंने उसके बाद मरियम नोट्स एंड ओरल रिकॉल्स शुरू कर दिया। ओरल रिकॉल्स बहुत ज़्यादा हैं,
मतलब मुझे ज्यादा लगी थी, लेकिन स्टिल आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम। और उसमें जो मुश्किल केसेस थे मैं उसके स्क्रीनशॉट लेता था अपने साथ सेव करने के लिए, ताकि बाद में मैं उसको रिवाइज भी कर सकूं। और साथ साथ आपने ये नहीं करना कि आपने एक केस देख लिया और उधर जो दो दो लाइनें लिखी है उसको रट के आपने बंद कर देना है। इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने रेडियोपीडिया पे वो खोलना है, रेडियोपीडिया में थोड़ा बहुत उसका पढ़ना है। ये नहीं कि आप पूरा पेपर पेज पढ़ लें, थोड़ा बहुत कि ये बीमारी है क्या चीज, इसकी सीटी पे क्या अपेयरेंस है, इसकी एमआरआई पे क्या अपेयरेंस है, थोड़ा सरसरी, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए। और उसके बाद उसकी इमेजेस दो तीन केसेस की देख लें, तो आपको फिर इंशाल्लाह नहीं बोलेगा। और एग्जैक्टली इसी इन्हीं केसेस में मेरे वाइवे में एक केस आया था जो कि था मेगेनसेफेलिक ल्यूकेनकेफेलोपैथी। वेरी नॉट, इट्स नॉट अ कॉमन केस, लेकिन वो उस फाइल्स में था और वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। और वो मैं मतलब बार बार वो स्क्रीनशॉट जब देखता था तो मेरे जहन में बैठ गया था। और जैसे ही वो केस मेरे लिए लगा तो मैंने डायरेक्ट पिक कर लिया, लेकिन मैंने डायरेक्ट बोला तो नहीं, ऑब्वियसली एक्टिंग मैंने की थी। ये फाइंडिंग्स वो फाइंडिंग्स, मेरे जहन में कोई ल्यूकोडिस्ट्रोफी आ रही है तो मोस्ट लाइकली ये पेरेसिस की है। लेकिन वो कंसल्टेंट को पता लग गया था कि इसको ये आता है, लेकिन स्टिल शी वो नहीं, ये क्यों ये है, मुझे और बताओ। उस पे आते हैं हम। तो आपने वो सारा कर लेना है। उसके अलावा रेडियोपीडिया की प्ले लिस्ट है, वो आप जरूर किसी के साथ प्रैक्टिस करें इन दिनों में। प्रैक्टिस इसलिए करें कि उसके साथ आपका वाइवा की प्रैक्टिस भी होगी। और सेकेंडली आपका जो टॉक्स है वो भी प्रिपेयर होता जाएगा। और रेडियोपीडिया की जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे केसेस हैं। वो मैं जो सारे केसेस हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। उसमें आप किसी भी फ्रेंड को पकड़ें और टाइम बेस्ड करें। या अगर टाइम वेस्ट नहीं भी कर सकते, खुद भी केसेस देखने हैं, तो आपको विकिपीडिया की लिस्ट से केसेस देखने हैं, ताकि आपकी आईज ट्यून हो, आपको केसेस देखने मतलब शुरू हो जाए। मतलब जितना ज्यादा आप देखेंगे उतनी ज्यादा चीजें पिक होंगी। या लोग कहते हैं कि पिक नहीं हो रहा, बेशक पिक नहीं होता कुछ केसेस में, लेकिन कभी औकात इस तरह भी होता है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं होती, वो आईज ट्यून नहीं होती, आपको नॉर्मल इतना ज्यादा नहीं देखा होता कि आप नॉर्मल पिक कर सकें। तो आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। बस इस तरह सोचें कि ये 5 महीने या 6 महीने बस मैंने वक्फ कर दिए, तो आप जब वक्फ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मैंने टोक्स के लिए फिर ये सारी चीजें की थी, लिस्ट की थी, ये फाइल्स की थी, बुक की थी, और मैंने आंट मिनी की बुक भी साथ साथ की थी। और इसके अलावा मैंने जो सेशंस लिए थे, सेशंस आपको या ग्रुप में जो ये मैडम भी कराती हैं, ये सेशंस आप बिल्कुल लें। इसके साथ ये होगा कि एक तो आप नए कुछ केसेस भी देख लेंगे और आपको एक मोरल सपोर्ट भी मिलेगी और आपको बोलने का तरीका भी आएगा, आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी। अक्सर लोग जूम पे, अभी बहुत लोग होंगे लेकिन नो बडी वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ या बोल्ड इनफ, या वो नहीं चाहता होगा कि मैं बात कर सकूं, लेकिन आप लोगों को बात करनी है। ये कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड करनी है, क्योंकि वहां पे कंसल्टेंट चूंकि एक आपको एक एग्जामिनर भी होता है और आपको उधर डर भी लग रहा होता है, तो अगर आपको उधर कॉन्फिडेंस भी लो हुआ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप लोगों ने कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। मैं आपको अपनी स्टोरी भी फिर टोक्स की बताता हूँ कि हाउ इट हेल्प्ड। अच्छा खैर, ये मैंने टोक्स के लिए किया था। टोक्स फिर हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। टोक्स बहुत मुश्किल था, लेकिन स्टिल दे हैव टू पास समवन। इस तरह रिजल्ट नहीं आ सकता, आपने नेगेटिव नहीं सोचना। जब मैं लाहौर जा रहा था, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि जी आपका तो ये बार इस बार फेल होगा, और लाहौर तो बहुत स्ट्रिक्ट है और लोग वहाँ पे फेल करने के लिए बैठे हैं, तो ये है तो वो है। बहुत ज्यादा मतलब ये बातें मैं अब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन बस मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन स्टिल ये बातें आपको लोग करेंगे, आपने मायूस नहीं होना। मतलब हर साल लोग पास होते हैं, हर सेशन में लोग पास होते हैं, तो आपने ये सोचना है कि मैंने उन पास में आना है, मैंने उन फेल में नहीं जाना। अच्छा, जब ये टॉक्स के लिए वो रिसोर्सेज आपने कर लिए, उसके बाद आपने फिर वाइवे के लिए क्या करना है। वाइवे के लिए फिर वो प्लेलिस्ट दोबारा किसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा हमारे कुछ कोलीग्स ने जो सीनियर्स थे हमारे, उन्होंने रेडियोपीडिया पे वाइवा की अपनी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। वो प्लेलिस्ट ग्रुप में पड़ी हुई हैं, अगर नहीं किसी को मिल रही तो मैं उनको सेंड भी कर दूंगा। वो आप लोग करना शुरू करें। और वाइवा के लिए और जो है, वाइवा के लिए और प्रिडोमिनेटली रेडियो, क्योंकि जब आप टोक्स की तैयारी करती हैं तो आपको वाइवा की भी प्रिडोमिनेटली तैयारी हो जाती है। वाइवा के लिए आपने काजमी लिस्ट जरूर करनी है। काजमी लिस्ट क्या चीज है? काजमी लिस्ट इट्स रिटन नोट्स है। उसमें उसने क्या लिखा हुआ है, उसने उसमें डिफरेंट एमएसके की मतलब लेट्स सपोज एमएसके आ गया है तो उसकी डिफरेंट वो लिखा हुआ है कि एमएसके में क्या क्या टॉपिक जरूरी हैं। उस टॉपिक्स के उसने लिखा है कि आपको इस टॉपिक का ये भी नजर आना चाहिए, उसका एक्सरे अपेयरेंस, सीटी अपेयरेंस, न्यूक्लियर मेडिसिन अपेयरेंस, और वो सारे आपने देखने हैं। इस तरह नहीं करना कि जी ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो वो आपने अगर इस तरह करेंगे तो आपको उधर मतलब इफ मैं क्या करता था, मैं पर्सनली ये करता था कि मैं एक दिन में एक एमएसके का यूनिट मैंने आज करना है, मैं सुबह बैठता था,
पहला टॉपिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया। फाइब्रस डिस्प्लेसिया की थियोलॉजी क्या है, उसका जी न्यूक्लियर मेडिसिन में अपेयरेंस क्या है, उसका एमएसके में अपेयरेंस क्या है, ये रिपीट मैं देखता रहता था। और इस तरह मैंने वो काजमी लिस्ट, लोग एक दिन में सारी कर लेते हैं, लेकिन काजमी लिस्ट टुक ऑलमोस्ट 8 to 9 days फ्रॉम मी, क्योंकि मैं एक दिन में इस तरह सारा डिटेल्ड में करता था। तो आपने काजमी लिस्ट करनी है। उसके अलावा आप हाँ, उसके अलावा और इतने खाने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अच्छा अभी भी जी, माजन और भिजवा रहे हैं। आपका किसी का कैमरा ऑन है? काइंडली अगर वो कैमरा बंद कर ले, मे बी उनको ना पता हो कि कैमरा ऑन है उनका। अच्छा अच्छा जी, अच्छा इसके ये तो सारी हो गई मेरी रिसोर्सेज की बातें, और मैं आपको ये अगर किसी को चाहिए मैं ग्रुप में वो एज पोस्ट भी कर दूंगा। इसके अलावा जो टिप्स, लोग कहते हैं टिप्स क्या करना है और किस तरह करना है, आप टिप्स पे आते हैं। रिसोर्सेज मैंने बता दिए। टिप्स में सबसे पहले आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है। ये सिर्फ वर्बली मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह पे भरोसा इस तरह रखना है कि आपने इस माइंडसेट के साथ जाना है कि अगर अल्लाह ने मुझे पास करना हुआ तो इस एग्जाम में मुझे कोई पास फेल नहीं कर सकता। ये एग्जैक्ट जब मैं उधर बैठा था एग्जाम के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो रहा था, दिल मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन वहाँ पे जब आप बैठे होते हो तो बस मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने दिल में यही सोचा कि अल्लाह जो आपने लिखा हुआ है मेरे लिए वही होगा। तो ये सिर्फ मैं कोई तबलीगी बंदा नहीं हूँ कि आपको ये बता रहा हूँ कि जी अल्लाह पे भरोसा करें तो खैर होगी। ये वाकई इट विल हेल्प यू। अगर आप उधर अल्लाह को अपना दोस्त बनाएंगे तो आपको किसी से डर नहीं लगेगा। अब मैं अपने स्टोरी वाइवा में करता हूँ कि हाउ इट हेल्प मी। यही मैंने फिर वापसी में जब मैं आ रहा था तो मैंने एक दूसरी कोलीग को बता दिया था, उनका भी एग्जाम था, वो भी काफी डिप्रेस थी, मैंने वही बातें उनको बताई। शी पास्ट, देन उसने अपनी दोस्तों को बताई तो दे ऑल पास्ट। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अब जब आप अल्लाह पे भरोसा करती हैं, आपको एक तो डर नहीं लगता, किसी कंसल्टेंट से आपको डर नहीं लगता, वो कुछ भी बोल दे आपको। दूसरा, आपने बस ये यकीन रखना है कि अगर मैंने ये पास करना है तो मैंने आखिरी पॉइंट तक लड़ना है। आपने डिसहार्ट नहीं होना कि जी ये तो मेरे 3 केसेस गिर गए हैं या ड्रॉप हो गए हैं, तो अब मैं किस तरह इसको रिकवर करूंगा। 7 केसेस में यू हैव टू, यू कैन ड्रॉप 2 केसेस टोटली। ये मतलब करना इस तरह नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप 7 केसेस में, मैंने ये कैलकुलेट किया था एग्जाम में जाने से पहले, जस्ट टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल कि जी अगर मुझसे ड्रॉप हो गई, क्योंकि मुझे ये डर था कि मुझसे अगर एक ड्रॉप हो गया तो वो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा, के बाद दूसरा ड्रॉप होता है, दूसरे के बाद तीसरा, ये होता है। और ये मेरे साथ शौकत खानम में मैं गया था एज वो टोक्स नहीं सॉरी वाइवा की प्रैक्टिस करने। उधर जब मेरा मॉक्स हो रहा था तो मैं एमएसके में, बाकी सारे मुझे आ रहे थे, लेकिन जब द मोमेंट आई सैट एट एमएसके और मुझसे एक गलत हुआ, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और मुझसे सारे गलत होना शुरू हो गए। ऑल्दो वो मुझे मतलब सारे आ रही थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझसे गलत, क्योंकि मैं एकदम से हाइपर हो गया था। तो आपने हाइपर नहीं होना। आप 5 केसेस में अगर 2 भी ड्रॉप कर लेती हैं ना, 2 भी ड्रॉप कर लें, बिल्कुल आपको 2 में कुछ भी आपने नहीं बताया, सिर्फ आपने ये बताया कि सीटी है, यू स्टिल हैव अ चांस टू पास। आपने उन 5 को फिर अच्छा करना है। आप एक ड्रॉप करती हैं, आप 4 अच्छे करें, 2 गुजारे की भी कर लें तो आप पास हैं। मैंने एग्जैक्टली इसी तरह किया है। मेरा जो पास हुआ है, मैंने सारे के सारे केसेस नहीं पिक किए, ना मैंने सारे के सारे सही बताए हैं। मैंने हर स्टेशन पे एक आधा ड्रॉप किया है, एक दो मैंने ओके बताए हैं, और 3 मैंने कंफर्म बताए कि या 3 या 4 कि जी ये तो वो डायग्नोसिस है और इसकी ये करेंगे, हम ये करेंगे और वो करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपको एग्जामिनर हर किस्म का मिलेगा। मैं जब वाइवे के लिए बैठा तो माय फर्स्ट एग्जामिनर वाज रूड विद मी। वो रूड इसलिए नहीं होता कि वो उसका मेरे साथ कोई जमीन में हिस्सा होता है, वो मुझसे लेना चाह रहा होता है। वो रूड इसलिए होता है कि ही जस्ट वांट्स टू टेस्ट योर नर्व्स। कि जब आप क्लिनिकल सिनेरियो में बैठे होगे, मरीज मर रहा होगा, आपको न्यूरोसर्जन आपको ऊपर बैठा होगा और वो आपसे बार बार पूछ रहा होगा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो आप उस टाइम उसको किस तरह हैंडल करते हो। तो ही स्टार्टेड, वो मैं तो जैसे ही बैठा, वो ऑल्फैक्टरी ग्रूव का मेनिंजियोमा था, मैंने बताना शुरू किया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या बातें कर रहे हैं, आपको ये सिंपल चीज नहीं पता। और मतलब मैंने उसको मेनिंजियोमा बता भी दिया और वो मेनिंजियोमा था भी, लेकिन स्टिल ही, आपको तो एनाटमी नहीं आती, आप ये देख ही नहीं रहे, आप पता नहीं किस तरह कर रहे हैं। लेकिन मैं बस दिल में बार बार अल्लाह का नाम लेता रहा, उसकी तरफ मैंने बिल्कुल नहीं देखा। अपने एग्जामिनर की मुंह की तरफ नहीं देखना। उसकी रीजन ये है कि वर्ड्स को इंसान इग्नोर कर सकता है, लेकिन जब वर्ड्स के साथ फेशियल एक्सप्रेशंस भी आ जाएं तो उसको भूलना मुश्किल हो जाता है, फिर आपके जहन में वो इम्प्रिंट बन जाते हैं। एग्जामिनर की मुंह की तरफ नहीं देखना। आप दरमियान में बैठे हो, आप अपने केस को देखो, केस पे सोचो, वो जो भी बोल रहा है उसको जी सर, आर यू राइट सर, यू राइट सर, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो कि वो क्या बोल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि वही बंदा फिर एंड में जब मैं उठ रहा था तो ही वॉज लाफिंग की और डिस्क्रिप्शन वर वेरी गुड और ये, लेकिन शुरू में ही टेस्टेड भी, उसने पुश किया मुझे, तो वो मेरा पहला बंदा था। उसके बाद दूसरा केस
केस लगा, उसमें केस था डायस्ट्रोमेटोमाइलिया का। मैंने जैसे ही देखा मुझे पिक हो गया डायस्ट्रोमेटोमाइलिया है, टीथर्ड कॉर्ड है, लाइपोमाइलोमेनिंगोसिल पीसीएल बना हुआ था, वो मुझे सब कुछ नजर आ गया। लेकिन अब मैंने उसको बोलना शुरू किया कि इन द इनिशियल इमेजेस आई एम सीइंग टू स्पाइनल कॉर्ड्स हैविंग डिफरेंट सेपरेट थीकल सैक्स, एज आई एम कमिंग डाउन आई कैन नॉट, मैंने उसको कहा कि इन द इनिशियल इमेजेस आई कैन नॉट सी एन इंटरवीनिंग मेम्ब्रेनस या बोनी सेप्टम। और फिर मैं नीचे जैसे ही आया मैंने कहा कि ओ इन द रेस्ट ऑफ द इमेजेस आई कैन नाउ सी a bony septum in between the split cords। वो उसने एकदम से मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप एक बात करें ना, पहले आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं आप हैं, इस तरह तो कोई नहीं बोलता ना। मैंने कहा नहीं नहीं सर, वो इनिशियल इमेजेस में मैंने बोला था कि नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही नीचे आया हूँ मुझे नीचे इमेजेस पे नजर आ गया तो ये डेफिनेटली है। उसने कहा तो फिर इस तरह तो नहीं करते ना, आप पूरा इमेज पहले देखें। मैंने कहा यू आर राइट सर, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट नेक्स्ट केस में इस तरह। लेकिन अल्लाह की मदद थी, मैं उससे घबराया नहीं, आपने घबराना नहीं है, और उसी बंदे ने मुझे पास किया है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ये मुझे बस फेल करना चाहते हैं, नहीं, कोई फेल नहीं करना चाहता। अच्छा, वो जब मैंने सब कुछ बता दिया तो उसी बंदे से जब मैं उठ रहा था तो ही सेड कि आपकी डिस्क्रिप्शंस बहुत अच्छी थी, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, सिर्फ आपकी डीडीज में कमजोर थी, लेकिन चले आप देखते हैं क्या होता है आपके साथ। उसने एंड में मुझे इस तरह कह दिया, लेकिन स्टिल मैं उसके बाद सीवीएस की तरफ जब मुड़ा तो सीवीएस पे मेरा ओके हो गया। और उसके बाद अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, तो उसके बाद मेरा जीआईटी बहुत अच्छा हुआ। और फिर एमएसके, एमएसके वाला बंदा भी मेरा बहुत ज्यादा सख्त बंदा था, वो बहुत ज्यादा मुझसे बहस कर रहा था। लेकिन आपने बहस में डरना नहीं है, आप कॉन्फिडेंस के साथ गलत बात भी करो तो अक्सर औकात अपोजिट बंदे को सही लगना शुरू हो जाती है कि ये सही बोल रहा है। लेकिन आपने इस तरह कैलकुलेटेड चीज बोलनी है कि जी, तो आपने एक तो कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना, कॉन्फिडेंट काम रहना है। अगर वो कोई बात करते हैं तो आप उनको कहें कि यस यू आर राइट सर, आई ट्राई माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट राइट नाउ, इंशाल्लाह मैं इसी तरह करता रहूंगा। तो ये बात, घबराना नहीं है, अल्लाह पे बिल्कुल भरोसा रखना है। आपकी किस्मत में अगर पास लिखा है तो किसी का कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। और कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और हम जैसे मैं आप लोगों को अक्सर लगता है, मुझे भी लगता था कि जब हमारे सीनियर पाक ये बहुत काबिल बंदा था, ये तो जी ये पास हो गया, मैं तो नहीं हो सकता, तो ये तो बहुत, मैं बिल्कुल कोई काबिल बंदा नहीं था। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं जब शिफा में जा भी रहा था तो मैं मतलब अपने बैच में से नालायक तरीन लोगों में से ही था। आई वॉज एट द मतलब हमारे साथ 4 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, वो दूसरा लड़का भी बहुत काबिल था और वो लड़कियां भी बहुत काबिल थी। लेकिन आई बस वेंट ऑन एंड कीप केप्ट ऑन मूविंग विद देम, और बस स्टडी करता रहा। और अब अल्लाह की कुदरत को देखें कि बाकी वो सारे उनको किसी की मैटरनिटी है, कोई टोक्स में रह गया और मैं पास हो गया। तो ये अल्लाह की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं नालायक हूँ, कोई नालायक या लायक नहीं होता, आपने बस पढ़ना होता है। और अगर मुझ जैसा, मैं ये बात करने का मकसद ये था कि मुझ जैसा एवरेज बंदा पास कर सकता है ये एग्जाम, तो आप में से हर एक बंदा ये एग्जाम पास कर सकता है। कोई लायक नहीं होता। अक्सर मुझे भी लोग मैसेज करते हैं कि जी आप पास हो गए, आप तो पहले से लायक थे। मैं कोई पहले से लायक नहीं था, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। ये मैडम के साथ जब मैं क्लासेस लेता था, शुरू में मैं बहुत कमजोर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करना शुरू कर दिया, फिर बहुत इंप्रूव हो गया। तो आप इस तरह, लेकिन ये है कि आपने कोशिश जारी रखनी है, अल्लाह पे भरोसा रखना है और इंशाल्लाह पास होना है। कोई आपको फेल करने के नहीं बैठा। लोग बहुत गलत बातें आप लोगों को बताएंगे कि जी ये फेल करने के लिए बैठे हैं, ये तो ये है, तो ये तो यो है, लाहौर में तो कोई चला गया तो फेल है। इस तरह नहीं सोचना। अल्लाह आपके साथ है तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे स्पेसिफिकली तो आप मैसेज में अभी बता दें तो मैं आपको फिर रिप्लाई दे देता हूँ। और मेरे साथ जो बाकी कोलीग्स हैं वो उनको मैं अभी मौका दूंगा कि वो अगर कुछ आपको बताना चाहें। थैंक यू। अच्छा जी, इधर किसी ने मुझसे पूछा है कि टोक्स केसेस पे खो जाते हैं लेकिन एमसीक्यूज नहीं आते। ये जो भी कैंडिडेट ने पूछा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्लीज कोई भी टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें। टेक्स्ट बुक लोग कहते हैं नहीं फायदा होता, लेकिन एक टेक्स्ट बुक यू हैव टू, क्योंकि उसी टेक्स्ट बुक के बेस के ऊपर आप अपना पिलर बनाते हैं। अगर आपका टेक्स्ट बुक का बेस नहीं है तो आप बहुत दुनिया जहां के केसेस देख लेना, आप यू विल बी ऑलवेज डेफिशिएंट समवेयर। तो एमसीक्यूज के लिए जो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं वो आप डिटेल से पढ़ें, एक बुक पढ़ें और वो अब्दुल्ला की एमसीक्यूज पढ़ें। आपको मुझसे कोई लिख के ले ले, अगर एमसीक्यूज में कोई फेल हो गया तो बस मैं जिम्मेवार हूँ, लेकिन ये शर्त बशर्त ये कि आपने ये दोनों चीज़ें दिल से की हों और नहीं कोई फेल होगा। हाँ, लेकिन और दूसरी बात, केसेस टोक्स टोक्स में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप टाइम ज़्यादा लूंगा, सॉरी। टोक्स और वाइवा में
आप सारे सब कुछ पढ़ लें। अब मैं आपको टिप्स और भी कुछ देना चाहूँगा। इस केसेस आपको, अगर मैं जो भी टॉक्स में आएंगे या वाइवा में आएंगे, अगर मैं हर केस के लिए आपको 10 से 15 मिनट दे दूं तो एवरी वन ऑफ यू विल पिक इट। इसका मतलब ये है कि केसेस आर नॉट डिफिकल्ट। द मेन डिफिकल्टी लेवल राइजेस जब टाइम कम होता है। तो उसमें मेन मसला ये होता है टॉक्स में भी लोगों के साथ, और उसमें भी कि 5 मिनट और 3 मिनट। तो आपने उस 5 मिनट में घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने किसी भी तरीके से घबराने की फीलिंग को सप्रेस रखना है। वो मैं तरीके बताता हूँ उसको ओवरकम किस तरह करना है। अगर आपको घबराने की फीलिंग ओवरवेलम कर जाए तो वो बंदा जरूर फेल होता है। हमारी एक कोलीग बहुत ज्यादा काबिल मुझसे, मेरे साथ ही रेजिडेंट थी, वो मुझसे बहुत काबिल थी। वो मुझे चीजें बताती थी कि इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, लेकिन वो टॉक्स में रह गई। द ओनली रीजन इज शी गॉट ओवरवेलम्ड, क्योंकि टॉक्स हमारा मुश्किल था। आपने टॉक्स, अगर आपका मुश्किल आ गया है, आप जब केस देखते हैं तो आपको अगर 5 to 10 सेकंड में पिक नहीं हुआ, डोंट बी अफ्रेड, स्टार्ट राइटिंग कि जी दिस इज एन एक्सरे ऑफ दिस, एब्डोमेन का कोई है, लेट्स सपोज एब्डोमेन का एक्सरे। तो आप पहले देखेंगे, चलो आपको एब्नॉर्मेलिटी नहीं मिल रही, लेकिन आपको क्रिटिकल चीजें पता है कि एब्डोमेन में क्या होता है, या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या न्यूमो होता है, या पोर्टल गैस। यू स्टार्ट राइटिंग दोस पॉइंट्स। अक्सर उस पॉइंट्स के नंबर होते हैं कि जी नो न्यूमोपेरिटोनियम, और पॉइंट्स में लिखें नो पोर्टल गैस, नो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद फिर जब आप बोन्स को देखेंगे तो आपको इवेंचुअली, जब आप इस तरह स्टेप वाइज चीजों को देखना शुरू करेंगे, तो आई एम 99% श्योर कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल स्टार्ट टू पिक थिंग्स अप। मेरे साथ टॉक्स में इसी तरह हुआ। एक केस बिल्कुल समझ नहीं आया, आई स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। इवेंचुअली मैंने जब बाउल को गौर से, बाउल की लिखने की बारी आई ना कि नो ऑब्स्ट्रक्शन, मैंने थोड़ा गौर से देखा तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड था। तो आई स्टार्टेड राइटिंग अलोंग दोज लाइंस। उसके बाद उसके अम्बिलिकल हर्निया था, उस टाइम मुझे नहीं पता था एक्सरे पे अम्बिलिकल हर्निया, मैंने देखा था, जहन में नहीं आ रहा था। तो मैंने ऑब्स्ट्रक्शन का सब कुछ लिख के एंड पे बता दी कि जी मिड लाइन में एक चीज पड़ी है, ये कोई फाइब्रॉइड भी हो सकता है कैल्सिफाइड, जो कि सही नहीं था, लेकिन स्टिल मैंने कहा ये कोई एन्यूरिज्म भी कैल्सिफाइड हो सकता है, ये कोई यहाँ पे हर्निया भी हो सकता है, और मैंने ये चीजें लिख दी थी। लेकिन मैंने उसमें मेन चीज ऑब्स्ट्रक्शन की थी। तो ऑब्स्ट्रक्शन का चूंकि मैंने सब कुछ लिखा था, तो आई एम वेरी श्योर कि मुझे कम से कम स्ट्रोक्स में उस स्टेशन पे अगर फुल नंबर नहीं दिए पास, तो मुझे कर दिया होगा, क्योंकि उसमें मेन चीज ऑब्स्ट्रक्शन पिक करनी थी। पैथोलॉजी पिक करना हमारा काम है, लेकिन हमें क्रिटिकल चीजें और ज्यादा क्लिनिशियन की हेल्प करनी होती है। आप एक्सरे पे डायग्नोसिस नहीं बता सकते। और ये बात अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि आपके सारे केसेस स्ट्रोक्स में बी पिक नहीं होते और वाइवा में बी पिक नहीं होते। आपको 70% केसेस आते होंगे, 20% जो केसेस हैं उसमें आप 100 होंगी, और 10% केसेस आपको नहीं आ रहे होंगे। लेकिन उन 10% को आपने ले जाना किस तरह है, आपने इस तरह करना है कि केसेस देख लिया, समझ नहीं है, यू स्टार्ट फर्स्ट रो से कि जी इसमें लिवर ठीक है, स्प्लीन ठीक है, बोन्स ठीक है, ये ठीक है, सारी जाएं। जो जो एब्नॉर्मेलिटी नजर आ रहे हैं बोलती जाए कि जी मुझे ये एब्नॉर्मेलिटी नजर आ रही है, ये एब्नॉर्मेलिटी नजर आ रही है, मैं इस चीज को देख रही हूँ, ये मुझे नजर आ रहा है। जब आप इस तरह बोलते हैं तो प्रोफेसर या कंसल्टेंट जो बैठा होता है उसके जहन में ये आता है कि बंदे ने काम किया हुआ है, ये देख रहा है चीजें, इसको आता है। अगर आप बिल्कुल छुप बैठ जाएं, आप बहुत भी ब्रिलियंट हो, वो कहेगा कि इसको तो कुछ भी नहीं आता। तो आपने इस तरह पिक करना है। इसी तरह एग्जैक्टली मेरा एक केस था अभी वाइवा में, फीमेल इमेजिंग पे। उसको मैं जब देखा, मुझे कुछ समझ नहीं कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि वो फुल कैप का केस था, उसमें पेरिकार्डियल फ्यूजन थी मैसिव। मैंने बोल दिया कि जी मुझे पेरिकार्डियल फ्यूजन मैसिव नजर आ रही है, ये मोस्ट लाइकली कार्डिक टेम्पोनाट कर रहा होगा, इसको रिलीव करना होगा। अच्छा नेक्स्ट, कुछ ट्रेन बर्ड नोड्यूल्स मुझे नजर आ गए चेस्ट में, वो भी मुझे नजर आ गए। उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ, अच्छा बाउल में थोड़ी सी एसाइटीज भी पड़ी है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये राइट वाला ओवरी थोड़ा सा बल्कि, जो कि इस तरह बल्कि कि जो कि हम नॉर्मल रिपोर्टिंग में जाने देते हैं, लेकिन चूंकि फीमेल स्टेशन था तो मैंने बोल दिया कि ओवरी थोड़ी सी बल्कि है। तो उसके बाद जब मैंने ये बोल दिया तो उसने कहा कि क्यों, क्या हो सकता है, तो बीमारी बताएं, रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे। मैंने कहा कि मैडम मैं ये सारी बातें लिखूंगा, सम पैथोलॉजी इज गोइंग ऑन, आइदर इन्फेक्टिव और मैलिग्नेंट चल रही है, या इन्फ्लेमेटरी भी चल रही है। उसने कहा कि आप फिर उसको क्या करेंगे अब। मैंने कहा उसके लिए हम दो तीन चीजें कर सकते हैं, या मैं ओवरीज का अल्ट्रासाउंड करूंगा कि वहाँ, क्योंकि फीमेल यंग फीमेल इस तरह की अपेयरेंस नॉर्मली ओवरीज पे, और मैं फीमेल इमेजिंग पे था, तो मैंने उसी चीज को टारगेट करना है ना नॉर्मली, मतलब वो वही चीज लाएगी। तो मैंने कहा मैं ओवरी की अल्ट्रासाउंड करूंगा, अल्ट्रासाउंड पे कुछ आता है तो मैं उस पर एमआर कैरेक्टराइज करूंगा, अगर मुझे फिर भी कुछ नहीं नजर आ रहा तो मैं एसिटिक फ्लूइड स्पिरेट करके उसकी साइटोलॉजी भेज दूंगा। तो शी वाज सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है। उसने कहा लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब डायग्नोसिस तो बताया ना। मैंने कहा मुझे डायग्नोसिस मुझे इसमें नहीं नजर आ रही, लेकिन ये कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो लेकिन शी वाज सेटिस्फाइड, मतलब मुझे उसकी शक्ल से पता लग गया था कि शी सेड कि बस राइट, यू रीच द मतलब पासिंग मार्क पॉइंट, वो पासिंग 6 पे होता है ना। तो आपने इस तरह टैकल करना होता है, ओवरवेलम नहीं होता। अगर इसके से मैं बिल्कुल चुप हो जाता तो मुझे 0 मिलते। तो 0 से अच्छा है कि आप 5 या 6 ले लें।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर हो तो बता दें, और हमारे साथ जो बाकी मेरी कोलीग हैं या मैडम है, वो अगर स्टार्ट करना चाहती हैं तो वो भी कर दें। थैंक यू जी। मैं आपको रिप्लाई जो है जी मैसेज में करूंगा। सॉरी सॉरी। चले, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फिजर ने काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया, मैं सिर्फ फ्यू मिनट्स लूंगी। डॉक्टर इकरा आप हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी। बाकी डॉक्टर खिज़र ने काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया। मेरा नाम डॉक्टर आमना इकबाल है, और मैंने भी डॉक्टर खिज़र की तरह इसी अटेम्प्ट में जो है रिटर्न और फिर टोक्स और फिर वाइवा पास किया। वैसे मैं सरप्राइजिंगली जिस तरह मैंने सारी तैयारी की, डॉक्टर खिज़र की भी तैयारी बिल्कुल ही मतलब मेरी और डॉक्टर खिज़र की तैयारी में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी फ़र्क था। जिस तरह के पैटर्न पे इन्होंने तैयारी की, बस एक डिफरेंस ये है कि मैंने कोई FRCR की अटेम्प्ट नहीं देनी थी। लेकिन मतलब जिस फ्रेंड से मैंने गाइडेंस ली, उन्होंने बिल्कुल मुझे भी इसी तरह गाइड किया था कि यू हैव टू सेलेक्ट अ टेक्स्ट बुक। और मुझे लगता है कि इस सारी जर्नी के अंदर अगर मुझे किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा सेव किया है और बहुत ज़्यादा एक एज दिया है, वो टेक्स्ट बुक थी। मैं टेक्स्ट बुक अपने रिटर्न से पहले अपनी टेक्स्ट बुक इतनी अच्छी तैयार कर चुकी थी कि उस रिटर्न में और उसके बाद टोक्स में और वाइवा तक मेरी टेक्स्ट बुक की रेपिटेशन मल्टीपल टाइम, आपकी रिवीजन भी हो रही होती है। टेक्स्ट बुक की चीज़ें आपको बीच में भूलती हैं, आप दोबारा देखते हो, फिर से आप दोबारा देखते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो मुझे ये पता था कि मुझे तेरी वाइज जो है एक एज है। और बाकी दूसरी चीज़ें वो डॉक्टर खिजर वाली बात ही है कि जितना ज़्यादा आपने देखा होता है उतना ज़्यादा आप उस पैथोलॉजी को पिक कर सकते हैं। और अगर आप पैथोलॉजी को पिक ना भी कर सकें, वहां पे सारे डॉट्स जो हैं वो आप मैच ना भी कर सकें, लेकिन एटलीस्ट यू आर एबल टू से कि आपने बताया कि मैंने ये मोडालिटी है, इस मोडालिटी पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ये चीज़ ये ऐसे हो सकती है। मैं फर्दर अल्ट्रासाउंड कर लूंगी, मैं फर्दर इसको हिस्ट्री के साथ कोरिलेट कर लूंगी, मैं कुछ लैब कोरिलेशंस कर लूंगी, तो ये मोर देन इनफ होता है पास करने के लिए। अच्छा, सब टेक्स्ट बुक का पूछ रहे हैं। देखें, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सब क्रैक द कोर ही पढ़ें। मैंने क्रैक द कोर के अलावा कोर भी पढ़ी थी, लेकिन क्रैक द कोर कोर के हवाले से इसलिए थोड़ी सी सुपीरियर है क्योंकि उसमें आपकी क्लिनिकल अप्रोच बहुत अच्छी बनती है। आप सारा कुछ ना पढ़ें क्रैक द कोर से, आप उसमें से न्यूक्लियर और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वाला पोर्शन फेयरली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एग्जाम में आपसे उस तरह पूछा नहीं जाता। जितना पूछा जाता है वो आपका कहीं ना कहीं से कवर हो जाता है। अगर हम रिटर्न से स्टार्ट करते हैं तो रिटर्न में मेरे ख्याल से कि क्रैक द कोर इज सफिशेंट बुक, बल्कि मोर देन सफिशेंट, अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें और उसको 1 से 2 रीड्स तो एटलीस्ट दें, क्योंकि वो थोड़ी लिखी हुई इस तरह है कि वो रिटेन नहीं होती हर दफ़ा। एक दफ़ा रीड करने पे तो बिल्कुल भी रिटेन नहीं होगी। और दूसरा ये कि उसकी एक छोटी सी डेफिशिएंसी ये भी है, छोटी नहीं चलो बड़ी ही कह लेते हैं, क्योंकि हम तो रेडियोलॉजी के हैं तो हमें तो इमेजेस देखने चाहिए, तो उसमें इमेजेस नहीं है उस तरह, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है कुछ ना कुछ रेडियोपीडिया से एटलीस्ट इमेजेस जरूर देखने पड़ते हैं उस पैथोलॉजी के, क्योंकि उसमें ना उन्होंने अपनी तरफ से डायग्राम्स बनाई हुई हैं, तो आप उनको एग्जैक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ आपने उस एग्जैक्ट मोडालिटी के ऊपर देखी हो, इमेजेस के ऊपर। तो इसलिए स्टिक टू द क्रैक द कोर की तरफ ही रहें, उसी को A to Z पढ़ें, लेकिन बाय हार्ट पढ़ें। कोई भी MCQ बुक शुरू करने से पहले अपनी एक टेक्स्ट बुक को जरूर कंप्लीट करें, ठीक है। चाहे एक दफा करें, चाहे 1.5 दफा कर लें, जितनी दफा भी मर्जी कर लें, लेकिन एक दफा जरूर करें, ठीक है। और उसके बाद मैंने भी डॉक्टर खिजर की तरह अब्दुल्ला नू नोट्स को ही जो है सबसे पहले किया था, और उसके बाद एडिशनली मैंने न्यू मास्टर पास और न्यू गेट थ्रू, मुझे जिन्होंने कहा था उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप अब्दुल्ला नो नोट्स और उसके बाद न्यू मास्टर पास न्यू गेट थ्रू करें। लेकिन अब्दुल्ला नो नोट्स बहुत लंबे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे भी हैं। वो आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, और उसकी लिखी हुई एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नहीं, ग्रेंजर एसेंशियल्स को छोड़ दें, आपने उस तरह की बुक्स, इतनी ज़्यादा बुक्स क्यों पढ़नी है। आप अपना टारगेट रखें कि मैंने इस एग्ज़ाम को इस अटेम्प्ट में पास करना है, मैंने इसमें स्मार्टली स्टडी करना है, ठीक है। मेरे पास एक यही चांस है इसको पास करने का। आप ये मत सोचें कि मैंने इसको 3-4 अटेम्प्ट्स में निकालना है। जब आप ये सोचेंगे ना कि मैंने इसको इसी अटेम्प्ट में पास करना है, तो आप उस मैंने सटन नहीं पढ़ी हुई, इसलिए मैं सटन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपन एक ही बुक चूज करनी चाहिए और उस बुक को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी भी कोई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा
भी नहीं है कि कोई आपसे थ्योरेटिकल चीज कोई नहीं पूछेगा। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आप वाइवा में पास नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ये पर्सनली लगता है कि मेरे अपने पूरे वाइवा में अगर कोई चीज मुझे हर हर स्टेशन पे सेफ एंड पे रखती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा एक वाइवा का केस था कि देयर वाज अ वेरी बिग लीजन क्रॉसिंग द मिड लाइन, बहुत सारा उसका मैस इफेक्ट, सारी चीजें थी, ठीक है। मैंने उनको बताया कि ये जो भी 3 क्रॉसिंग लीजन्स होती हैं, लिम्फोमा हो गया, जीबीएम हो गया, डीमाइलिनेटिंग हो गया, ये सारा कुछ हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने कहा कि तुम नेक्स्ट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगी, मैं उस पर एमआरएस ही कहने लगी थी जो कि हम अपनी यूजुअल प्रैक्टिस में सीखते हैं। लेकिन मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा एफजे का मॉक था, उसमें डॉक्टर नजम ने मुझे ये बात बताई थी कि एमआरएस सबसे फजूल इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी को उस तरह करना नहीं आता, तो इसलिए उसकी इतनी हाई यील्ड नहीं होती। मैंने उसका आंसर उनको दिया था कि मैं इसका सीटी करवा के देखूंगी कि आइदर दिस ट्यूमर इज हाइपरडेंस और नॉट। इफ दिस इज हाइपरडेंस एंड सिंस हाइपरडेंस ट्यूमर्स हाइपरसेलुलर होते हैं तो मैं लिम्फोमा को फेवर करूंगी, वहीं पे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि लिम्फोमा। एंड शी सेड एक्सीलेंट टू मी। आपने अपनी बेसिक्स अच्छी रखनी है, सिर्फ वो आपकी बेसिक्स देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप सेफ रेडियोलॉजिस्ट हैं कि नहीं हैं, आप बिनाइन को मेलिग्नेंट से डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं करते, आप कोई इमरजेंसी मिस तो नहीं करते, बस। कोई भी नहीं आपसे एक्सपेक्ट करता कि आप बहुत अच्छे अच्छे उनको डायग्नोसिस सुनाएं, उनको हर एक एक चीज जो है वो बताएं उस फिल्म के ऊपर। उनको भी पता होता है कि ये बंदा एक पीछे से तैयारी करता हुआ आ रहा है और इसको भी अब क्लिनिकल प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो ये हमारे लेवल पे पहुंचेगा। तो इसलिए वो ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बहुत बड़े 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 डायग्नोसिस उनको बताएं, ठीक है। रिटर्न के लिए मेरे ख्याल से क्रैक द कोर और उसके बाद अब्दुल्ला नो नोट्स और उसके बाद जो न्यू मास्टर पास है न्यू गेट थ्रू, वेरी वेरी गुड बुक्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बनाती हैं, बहुत अच्छी आपकी छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करती हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पैथोलॉजी को स्टडी करें तो उसका एक दूसरा डीडी जो बहुत क्लोज डीडी होता है ना, उसको हमेशा साथ पढ़ें और उन दोनों के 7 से 8 डिफरेंशियल पॉइंट्स अपने जहन में उसी वक्त बना लें। अगर आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे ना तो आप अपना डीडी भी कभी नहीं मिस करेंगे और उसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स भी नहीं मिस करेंगे। जैसे हमें पता है कि मेडुल्लोब्लास्टोमा को हमने हमेशा एपेंडाइमोमा से डिफरेंशिएट करके बताना है, तो आप हमेशा जब भी मेडुल्लोब्लास्टोमा पढ़ें तो आप एपेंडाइमोमा को साथ में डिफरेंशिएट करें। और उसके अलावा इसी तरह जो और हर हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी पैथोलॉजीज है उन सबका एक कंपेनियन केस होता है, हम उसको एंड तक बोलते बोलते हम पहुंच जाते हैं कि जी ये इसका कंपेनियन केस होता है। नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा का जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा कंपेनियन केस है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसको कब जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा देना और कब नेजोफ्रेंजियल जो है ना कार्सिनोमा देना है, ठीक है। आप उसकी एक दो एक्सटेंशन नहीं भी बताएंगे ना एग्जाम में तो वो आपको नहीं उस चीज पे फेल करेंगे, लेकिन अगर आप जुवेनाइल को नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना तो वो चीज आपको कभी भी पास नहीं करवा सकती। और कमिंग टू द टोक्स, टोक्स के लिए जिस तरह डॉक्टर खिजर ने बताया, मैंने भी उसी तरह ऑक्सफोर्ड सीरीज ही की थी। ऑक्सफोर्ड सीरीज बहुत लंबी है, बहुत ओवरवेलमिंग भी है, और हमारे साथ ये हुआ था कि हमारा टोक्स पहले जो था पोस्टपोन था, फिर प्रीपोन हो गया, और हम सारा कुछ उसमें थोड़ा सा मतलब आप ओवरवेल्म्ड इतना ज्यादा होते हैं उस टाइम पे कि आपको नहीं समझ आती कि मैं इसमें टोक्स को किस तरह अब वो टैकल करूं, और मैं खुद भी शुरू में बहुत ज्यादा परेशान थी, ठीक है। लेकिन फिर मैंने ऑक्सफोर्ड सीरीज स्टार्ट की। ऑक्सफोर्ड सीरीज को मैंने थ्रू एंड थ्रू नहीं किया, मैं गलत बात नहीं करूंगी क्योंकि वो चीजें पॉसिबल ही नहीं होती, इतनी बड़ी है ऑक्सफोर्ड सीरीज कि आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैंने ऑक्सफोर्ड सीरीज मैक्सिमम जितनी हो सकती थी मैंने की। उसके अलावा डॉक्टर खिजर ने जिस तरह मेंशन किया कि मरियम नोट्स, दे आर वेरी गुड नोट्स बोथ फॉर द वाइवा एंड बोथ फॉर द टोक्स, ठीक है। वाइवा के लिए आप चले चाहे ना भी उसको स्किप कर दें, लेकिन उसमें बहुत सारी ना बेसिक चीजें हैं। तो अगर आप अपनी टोक्स की प्रिपरेशन बेशक मरियम नोट से भी शुरू करते हैं ना तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन बेहतर ये कि सिस्टमैटिकली चलें, ऑक्सफोर्ड को करना शुरू करें, ऑक्सफोर्ड में सिस्टम वाइज सारी चीज़ों को पहले एक दफ़ा देखें, उसके बाद आप बेशक उसी सिस्टम को मरियम नोट से कर लें और उसी सिस्टम को ओरल रिकॉल से कर लें। ओरल रिकॉल्स अगेन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं, उनकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा डीडीज दिए होते हैं हर चीज़ों के। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि आप 10 चीज़ें याद रखने के बजाय 3 चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखें तो आपके पास वो रिटेन भी रहती है चीज़, और आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को नॉलेज से भर नहीं रहे होते, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होते और एंड पे ऐसे नहीं होता कि आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे हो। तो इसलिए ओरल रिकॉल्स आप ठीक है एक दफ़ा कर लें, लेकिन उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप ऑक्सफोर्ड करेंगे, मरियम रिकॉल्स करेंगे, कि ओरल रिकॉल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको मैंने टारगेट रखना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी बताई हुई हैं, तो ठीक है ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टोक्स का केस जो है कोई भी आ सकता है, ठीक है। टोक्स अनप्रिडिक्टेबल है, टोक्स में कोई भी अनहोनी चीज भी आ सकती है, ठीक है। और टोक्स अटेम्प्ट करने का वाहिद एक ही टिप है, आपकी नर्व्स पे काबू।
अगर आप वहां पे अपने आप को परेशान नहीं करते ना, तो आप उस 5 मिनट में ना, आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप उसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स भी लिखना शुरू करें ना, तो आप कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी लिख ही आते हैं, ना चाहते हुए भी लिख आते हैं। ठीक है। मेरा खुद भी टोक्स 58% के ऊपर पास था। ठीक है। एंड आई हैड ओनली वन दिस अटेम्प्ट ऑफ वाइवा। और मेरा टोक्स बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है। लेकिन मैं जब घर आई थी तो मुझे ये आइडिया था कि मैंने कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की है, और मैंने एंड तक गिव अप नहीं किया। आपने भी अपने किसी भी एग्जाम में एंड तक गिव अप नहीं करना। आपके पास टोक्स के 30 स्टेशन होते हैं, 30 स्टेशन में से कभी भी 30 नहीं आते आपको। ठीक है। अगर सबको 30 आते होते तो सबके पूरे नंबर आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी 30 नहीं आते होते। और हम जितनी मर्जी केसेस की तैयारी कर लें, कोई ना कोई केस ऐसा वहां पे होगा जो हमें नहीं आता होगा, तो उस पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने केसेस आपको नजर पहली दफा में नजर आ गए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने केसेस आपको नहीं नजर आए, कोई बात नहीं। आप उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं लिखने के लिए, एक स्कैन के ऊपर, एक एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के ऊपर इतना कुछ होता है लिखने के लिए। आप उन सबको लिखना शुरू करें, कुछ तो आपको मिलेगा ना। लिखें। टोक्स का की टू पास है कि लिखें, परेशान ना हो, लिखें। उन 5 मिनट में जो आता है उस केस के बारे में, जो भी आता है वो लिख डालें वहां पे। ठीक है। कोई मसला नहीं है कि अगर वो चीज गलत होगी, कोई मसला नहीं कि वो उससे रेलिवेंट है कि नहीं है। उन्होंने आपको नेगेटिव मार्किंग तो नहीं करनी ना। वो आपको, अगर आपका कुछ ठीक हो गया तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं ठीक होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्रॉस लगा देंगे। एक वाहिद यही टिप है टोक्स को पास करने की। बाकी रिसोर्सेज तो डॉक्टर खिजर ने काफी सारे शेयर कर दिए थे, और कंसिडरिंग द वाइवा उन्होंने बहुत सारा अच्छा एलेबोरेट कर दिया हुआ था। मैं अगेन बार बार यही कहूंगी कि 3 ही टिप्स हैं वाइवा को पास करने के लिए। एक, आपने बुक जरूर अच्छी पढ़ी हो। ठीक है। उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि जितने भी आप लोग मैक्सिमम सेशंस जो हैं वो अवेल कर सकें वो कर लें, या खुद से जो भी अफाक रसूल की प्लेलिस्ट है वो भी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा जो टोक्स के वो वाइवा के फोल्डर्स हैं ब्रिगेडियर सलीम वाली, उनके अंदर भी बहुत अच्छा मटेरियल है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल पड़ा हुआ है, और वो कभी ख़त्म ना होने वाला प्रैक्टिस मटेरियल है। तो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि आपको अपनी इस सारी जर्नी के लिए ना बहुत अच्छे सिंसियर फ्रेंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल गया ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी नेमत होगी। और आई वॉज लकी एनफ कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले इस सारी जर्नी के अंदर। इवन आई मेट डॉक्टर खिजर इन शौकत खानम का जो हमारा सेशन था पूरा, एंड इट वॉज अ प्लेयर टू मीटिंग हिम। एंड हम सब लोग वहाँ पे जब इकट्ठे बैठे होते थे तो वी न्यू कि हम सब ये करना चाहते हैं। और हम सब हम मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं जिस दिन डॉक्टर खिजर के साथ मैं आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, और मुझे याद है कि हम कोई केस लगता था ना, तो इनकी भी कोशिश और हम सब कुलीग्स की यही कोशिश होती थी कि हम उसी टाइम ना वो केस दोबारा से पढ़ लें। ठीक है। हमें वो चीज़ आ रही है, हमें वो चीज़ नहीं आ रही, लेकिन हम उसको बस दोबारा से पढ़ लें, ताकि हम वो साथ साथ अपनी नॉलेज रिफ्रेश करते जाएं, चाहे वो केस कोई और कैंडिडेट सुना रहे हैं, चाहे वो हम सुना रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी वाइवा के लिए एक अच्छा पार्टनर आपको जरूर चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म ना करें। आप थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। ठीक है। मेन और बेसिक केसेस सबसे पहले करें, और उनमें उनमें कोई कमी बेशी ना छोड़ें। ठीक है। एग्जाम में सारे केसेस आपको सिंपल नहीं आते, और सारे केसेस मुश्किल नहीं आते। उन्होंने एग्जाम हमेशा आपका मिक्सअप करके ही बनाया होता है। और ये एक और बात ये कि कोई भी एग्जामिनर वहां पे आपको फेल करने के लिए नहीं बैठा होता। ये बहुत बड़ी गलत मिथ है। मैंने जब खुद भी वाइवा दिया तो मुझे उस दिन आके रियलाइज हुआ कि उनकी 1000 कोशिश थी कि मैं ये वाइवा पास कर लूं। उनमें से कोई भी नहीं था कि जो ऐसा चाहता हो कि मैं ये वाइवा ना पास करूं। ठीक है। तो आपने बाकी अगर आपको क्योंकि डॉक्टर खिजर उस रिसोर्सेज वगैरह उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एलेबोरेट कर चुके हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं मुझे बताने की ज़रूरत। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बहुत ज़्यादा, जितने मैक्सिमम सेशंस ले सकें कोशिश कीजिएगा कि वो लें, अपनी कैपेसिटी के अंदर लें। लेकिन वो सारे सेशंस में कोई ना कोई बुक आपके पास, कोई ना कोई केस ऐसा होता है जो कि आपके माइंड में रह जाता है, और वो वहां पे जाके आपको क्लिक करता है। और अच्छा, वाइवा के लिए बुक्स पूछ रही हैं। वैसे मैंने वाइवा के लिए 2 बुक्स पढ़ी थी जो कि FRCR के वाइवा की ही बुक्स होती हैं, शाहिद हुसैन और एक टैन। मैंने ये दो बुक्स प्रिपेयर की थी। ठीक है। और ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, ये वाइवा की आपकी अप्रोच डेवलप करती हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने जो भी सेशंस वगैरह शुरू होने से पहले अपनी वाइवा की ये दोनों बुक्स कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। ताकि जब आप सेशंस में जाएं तो आप ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही आप निल हो। आप जब सेशंस में पहुंचे तो आपको पता हो कि अच्छा बेसिक्स ये हैं, अब मैंने इनके ऊपर अपने आप को बिल्ड करना है, मैंने और चीजें सीखनी है, कि मैंने देखना है कि अच्छा इस चीज को बोलना कैसे है, अच्छा इस चीज के अंदर मैंने चीजों को कोरिलेट करना कैसे होता है। हम सब पढ़ के जाते हैं, हम सबको आता होता है, लेकिन अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है, आपका अल्लाह ताला पे भरोसा देखता है, और मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती।
बाकी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर किसी ने वैसे मैसेज करके पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिना। अभी टोक्स बुक्स के लिए ये फिर से हाँ, टोक्स बुक्स के लिए पूछ रहे हैं, तो देखिए, मैं ऑक्सफोर्ड सीरीज ही रिकमेंड करूंगी। देयर आर टू बुक्स, मेनली टू सीरीज हैं, ऑक्सफोर्ड एंड रैड सीरीज, ठीक है। मैं ऑक्सफोर्ड सीरीज इसलिए रिकमेंड करूंगी क्योंकि मुझे रैड इतनी पर्सनली अच्छी नहीं लगी थी जब मैंने पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन हर बंदे का अपना पढ़ने का तरीका होता है। पर ऑक्सफोर्ड का ये एक अच्छी बात है कि उसमें जो भी पैथोलॉजी है वो लेबल्ड होती है उन इमेजेस पे, नंबर वन। नंबर टू, उसमें जिस तरह हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट नेक्स्ट क्या करना है और डिफरेंशियल्स को कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो भी उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और एक जो है, हाँ जी बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड बहुत ज्यादा है, ओनली नहीं है। ऑक्सफोर्ड बहुत बड़ी बुक है। अगर एग्जैक्टली। आप ऑक्सफोर्ड ही कर लें तो वो ही बहुत है। ऑक्सफोर्ड, और वो बहुत अच्छी बुक है, उससे आप बहुत अच्छा सीखते हैं। मतलब मुझे एंड पे ये लगता था कि अगर मुझे एक चांस और मिलता कि जब मैं मुझसे एंड पे जब बिल्कुल टोक से पहले, तो मुझे ये फील होता था कि काश मैं ऑक्सफोर्ड को रिवाइज भी कर सकूं, ठीक है। तो वो इतनी अच्छी बुक है कि वो आपकी बेस बहुत अच्छी बनाएगी, आपको बेसिक केसेस जो है बहुत अच्छे अच्छे रिवाइज करवा देगी। तो ऑक्सफोर्ड इज नॉट ओनली, इट्स अ बिग बिग बुक, ठीक है। उसकी कोई 7 to 8 सीरीज हैं, जिसमें से आप न्यूक्लियर और इंटरवेंशन, मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि वो आप स्किप कर सकते हैं। वेस्कुलर को कोशिश कीजिएगा कि ना स्किप करें क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ऑक्सफोर्ड के साथ मरियम नोट्स भी कंबाइन कर लें और ओरल रिकॉल स्किप भी कर दें तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना फायदा ही होगा। जी डॉक्टर 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 इकराम की, हाँ जी डॉक्टर साकिब आए हैं मेरे ख्याल से, जी, आप डॉक्टर सबसे पहले अब साकिब आ उनको गए हैं। बुलाएं। जी डॉक्टर साकिब प्लीज। जी जी डॉक्टर साकिब प्लीज वेलकम। डॉक्टर साकिब, कैन हाँ यू जी, हियर मी? आवाज आ रही है। जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह पाक करम। आप सुनाए, क्या हाल है मैडम? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर हाँ अभी जी, आपसे पहले डॉक्टर फिजर और डॉक्टर आमिना ने काफी डिटेल में जो है वो मैं डॉक्टर गाइड अहमद किया है। स्टाफ ही, उन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज इतना बता दी है, बच्चे डर जाएंगे मैडम। हाँ, नहीं नहीं सर, अभी आप बस ये करें कि दरिया को कूजे में बंद कर दें ताकि हाँ बच्चे डरे नहीं, लोग परेशान ना हो। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह आपने इस दफा हमारी कमी, मेरी और डॉक्टर सना की, बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, ये सबका जारिया होता है। अल्लाह आपको उसका थैंक यू अजर सर, देगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, हाँ। और बाकी आप डॉक्टर रामदान, डॉक्टर किजर और बाकी जो फ्रेश कंसल्टेंट हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। ये मुश्किल इम्तिहान है पास करना। मैं तो इससे बहुत बुरी तरह गुजरा हूँ, तो आई नो कि ये कितना एक होता है, स्ट्रेसफुल होता है कि आप की फैमिली होती है, आपकी जॉब होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है मेंटल पीस। जब तक आप एग्जाम से निकलेंगे नहीं ना, तो ये आप तलवार लटकी हुई है आपके सर के ऊपर, आप किसी काम जोगे नहीं है। मतलब होता है कि 4 साल ट्रेनिंग की है, इतना पढ़ के, और फिर जहाँ पे पहुंच के एग्जाम फंस गया। इससे निकलने का एक ही तरीका है, परसिस्टेंस। बस लगे रहो। जब आपका दिन होगा ना, बिलीव मी, आपको वहां वहां से चीजें नजर आएंगी कि आप सोच नहीं सकते। बस आपने अगर जो हो रहे हैं, अब काफी लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि किसी का सेकंड रिटर्न एक्सपायर हुआ है, किसी की आखिरी अटेम्प्ट है, तो बस लगे रहना है। एग्जाम की एक ही है कि बस नॉलेज सारों के पास ही होता है। ये नहीं होता कि वो पढ़े पढ़े बगैर कोई का दुका जाता होगा। सारे बच्चे पढ़ के ही जाते हैं, ठीक है। और मेन चीज होती है पैनल, लक, आपकी दुआएं और आपकी अप्रोच, ठीक है। सबसे पहले रिटर्न में मैं अब अगर अपना इंसाइट दूं, तो रिटर्न में एक बुक, पेरेंट बुक, जो आप लोगों ने आईएमए में पढ़ी है, वो चूज करें। मैं ये रिकमेंड करता हूँ। मैंने ग्रेंजर पढ़ी थी, जो छोटे वाली है, ग्रेंजर एसेंशियल, ठीक है। तो मैंने, अब कोई शर्म वाली बात नहीं है, मैंने 3 थ्योरियां दी। थ्योरियां मेरी फर्स्ट टर्म में निकल जाती थी, टॉक्स निकल जाता था। वाइवा में 2 दफा मुझे सीमी शुमाइला टकरी, 2 दफा मुझे बसमा टकरी, और 2 दफा मुझे कंजर मजा टकरा, ठीक है। और मुझे लाहौर में मुसलसल फेल हो के अल्टीमेटली आई वेंट टू इस्लामाबाद। और वहां पे पैनल बहुत गंदा था मेरा, सारे फौजी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस निकलना था। आपका दिन होता है तो आप निकल जाते हैं, ठीक है।
थ्योरी के लिए आप लोगों ने अपनी पेरेंट बुक कोई एक चूज करनी है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। आई नेवर रिकमेंड कि आप लोगों ने पहले ग्रिंजर पढ़ी हुई है अब आप सर्टन पे शिफ्ट हो जाओ। कोई खास फर्क नहीं होता, 19-20 वाली चीजें होती हैं। थ्योरी होती है जस्ट टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। जब तक आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, आप तुक्का लग गया, एमसीक्यू रटे मार मूर के आप रिटर्न तो निकाल लेंगे, आप टॉक्स में फंस जाएंगे। टॉक्स निकल गया तो आप वाइवा में यकीनी तौर पे जरूर फंसेंगे जाके, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपका तुक्का लग भी जाता है, आप वाइवा भी पास कर जाते हैं। कई मेरे हैं जानने वाले जो पास कर गए, लेकिन उनके पास सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, उनको बाद में फिर प्रैक्टिकल रेडियोलॉजी नहीं आएगी, ठीक है। तो एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बने जो कॉम्पिटेंट हो, 4 लोग आपको, अब हम सारे जिस तरह मैं हूँ, डॉक्टर इकराम माशाल्लाह, सारे डॉक्टर आमिना है, डॉक्टर इजर हैं, जो भी हैं माशाल्लाह सारे कॉम्पिटेंट हैं, सारों के पास नॉलेज है। हमें वो मसला नहीं है, कोई केस आएगा हम डील कर लेंगे। लेकिन अगर आप तुक्का मार के निकल भी गए हैं, तो आप एग्जाम गुजर गया लेकिन बाद में आपको कुछ नहीं आता, तो उस फेज पे आप किसी से पूछ नहीं सकते। आपको चीज़ नहीं आती, मुझसे पूछ लेंगे, किसी और सीनियर से पूछ लेंगे, हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो कोशिश करें कि अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बने, अपनी बेसिक्स जितनी स्ट्रांग कर सकते हैं वो करें। पेरेंट बुक को ये चूज कर लें। एमसीक्यूज बुक आप लोगों ने काफ़ी ये डॉक्टर खिजर वगैरह ने बता दी होंगी, ठीक है, क्यों ये अभी फ्रेश इनका एग्जाम पास हुआ है। एमसीक्यू सारी करनी है, ग्रेंजर करनी है, गेट थ्रू ओल्ड न्यू, ऑक्सफोर्ड है, बैरेट है। बैरेट एक बहुत अच्छी बुक है, उसमें छोटी मोटी गलतियां जरूर हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि करनी नहीं है गलती की वजह से। अगर 100 में से 5-6 एमसीक्यूज गलत हैं तो 94 जो सही हैं वो तो अवेल करें, ठीक है। बुक कोई भी बुरी नहीं होती, सिवाय एक जो रेड सीरीज किसी दौर में आई थी, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ, उसमें से 4-5 एक दफा टॉक्स में से क्वेश्चन आ गए थे, लकीर के फकीर बन के हर बंदा उसको रटना शुरू हो गया। वो इतनी कोई अच्छी बुक नहीं है। तो आई विल नेवर रिकमेंड कि आप ग्रेड के पीछे पड़ जाएं। ऑक्सफोर्ड जरूर करें, आपकी बेसिक्स टॉक्स और वाइवा के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगी। हाँ, जो वो इसकी है सेशन न्यूक्लियर वाले हो गए, स्पेशली ब्रेस्ट इमेजिंग हो गई, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए आप पूरी पूरी बुक रटना शुरू कर दें। और दूसरी जो इतनी ज्यादा उसकी रेटेड नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बुक है, ओरल रिकॉल्स। आपके जितने बेसिक स्ट्रांग और आपकी आई साइट, स्पेशली वाइवा के लिए जितनी आई साइट उससे मजबूत होती है, मेरा नहीं ख्याल कि और कोई सीरीज इतना आपकी आई साइट को स्ट्रेंथन करती होगी। आपकी जो आई ट्यूनिंग होती है वो ओरल रिकॉल से बहुत अच्छी बिल्ड होती है। बहुत बड़ी उस नहीं है बुक, छोटे छोटे इमेजेस हैं और एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन आप ये कि आपने नीचे नहीं देखना, आपने खुद बोलना, ठीक है। सॉरी, अच्छा रिटर्न तो आपका इस तरह निकल जाएगा इंशाल्लाह, एमसीक्यूज वगैरह करके। मेन होती है टॉक्स और वाइवा की। टॉक्स में बाकी वो किताबें वो सारी सेम ही है, मरियम नोट्स, ओरल रिकॉल और ऑक्सफोर्ड, ये मस्ट है, ठीक है। बाकी जितना पास डेटा है वो जरूर करें। और बाकी जब आप लोगों को टॉक्स तक बात आएगी फिर इंशाल्लाह एक सेशन भी रख लेंगे कि किस तरह टॉक्स को अटेम्प्ट किस तरह करना है। टॉक्स एक दफ़ा मुश्किल आ जाते हैं, होपफुली अगला टॉक्स आसान है, किस तरह मुश्किल आ गए। लेकिन अगर मुश्किल भी आ जाए तो इतनी कोई हवा चीज़ नहीं होती कि आप उसमें से निकल नहीं सकते। डायग्नोसिस के 1 या 2 नंबर होते हैं, बाकी मेन चीज़ होते हैं फाइंडने की, अप्रोच की, कि आपने टॉक्स को अप्रोच कैसे करना है। ये कोई नहीं होता कि एग्जामिनर के साथ की मैच कर रही होती है, ये सारे वेले बाबे होते हैं, वो की मैच नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपकी अप्रोच ठीक है, आपने अच्छा लिखा हुआ है, साफ सुथरा लिखा हुआ है, की पॉइंट आ गए अंदर, तो आपके चांसेस बनते हैं कि आप 55 क्रॉस कर ही जाते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद आ गई वाइवा। वाइवा में एक ही की है, स्पीक स्पीक एंड मोर स्पीक। बोलें, आप वॉशरूम में हैं उधर बोलें, बाजार में घूम रहे हैं उधर बोलें, आप घर में हैं, जॉब पे हैं, कोई भी चीज़ उसको बोलने की आदत डालें, हर चीज़ को एक्सप्लेन करें, ठीक है, आपकी हैबिट बन जाएगी। अब जब केसेस हैं, फॉर एग्जांपल 3 चीज़ें हैं जिनको मैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ रेट। एक तो ये डॉक्टर फखर ने बनाई थी, अल्लाह उनको उसका अजर दे, अपनी बनाई थी इसमें ड्राइव में कंपाइल किया था, सोशल सिक्योरिटी, ब्रिगेडियर अशरफ और नेक्सस। ये मस्ट है, ये आपने सारी आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आपके साथ आपको सुनने वाला होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो आपकी सारी वो लेक्चर सुने, तो फिर उसका दूसरा तरीका होता है कि आप मिरर के सामने टाइम लगा के वो बोलने की कोशिश करें। अब दूसरी चीज, जिनका भी वाइवा फेल हुआ है इस टाइम वो डिनाइल फेज में होंगे, ठीक है। आई हैव वेंट थ्रू दिस फेज फॉर मल्टीपल टाइम्स। और एक होता है कि आपके साथ बैड लक हो जाए, एक होता है अगर आप रिपीटेडली फेल हो रहे हैं ना, तो फिर कसूर आपका होता है।
वही बात डॉक्टर आमना वाली बात, मेरा नहीं ख्याल कोई एग्जामिनर आपको इस तरह, कुछ होते हैं जो थोड़ा बहुत होते हैं कि एक्सप्रेशन लेस है, फजूल फजूल चीज़ों पे अड़ी लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली एग्जामिनर अच्छे होते हैं। अपना वीक पॉइंट ढूंढें कि आप वीक पॉइंट, मेरा वीक पॉइंट ये था कि मुझे थोड़ा सा एक दो किसी पे प्रेस करते थे और मैं फिर नीचे दबता जाता था। मेरा वीक पॉइंट ये था जो मुझे काफी अटेम्प्टों के बाद जाके समझ आया कि मैंने दबना नहीं है। मेरा चेस्ट एक्सरे बहुत वीक था, मैं हमेशा उस पर फेल होता रहा हूँ, या एमएस के एक्सरे जो होते हैं और उसकी एमआर, उसमें मैं हमेशा होता था, ठीक है। तो अगर चेस्ट एक्सरे निकाल लिया तो एमएसके पे फंस जाऊंगा, एमएसके निकल गया तो चेस्ट एक्सरे रगड़ देगा, ठीक है। तो जो आपका वीक पॉइंट है उसको पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका वीक लिंक क्या है, आप फेल क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले जब तक आप अपना वो होती है खुद एहतसाबी वो नहीं करेंगे, वाइवा नहीं निकलेगा। वाइवा आपने लड़ के खुद निकलना है, अपने आप से पहले लड़ें, उसके बाद फिर दुनिया से लड़ें, ठीक है। अपना वीक लिंक ढूंढें कि आप कहाँ पे करें। अब मेरा जब मेरा निकला है वाइवा, मेरे ख्याल में आई हैव सीन मोर देन 10,000 चेस्ट एक्सरे, और एमएसके का एमआर मेरा नहीं ख्याल है मैंने कोई चीज छोड़ी होगी। मैं जिद्दी होकर उसके पीछे पड़ गया था कि बाकी बेशक जीआईटी जीजू मेरा उड़ जाए, एमएसके और चेस्ट नहीं उड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी जब दिन होता है तो वो निकल जाती हैं चीजें। ये नहीं कि उस दिन मैं को बहुत ज्यादा पढ़ के गया होता, या मेरा जो कुछ दिन होता है आपका, तो वीक पॉइंट अपना आइडेंटिफाई करें और उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। बाकी इंशाल्लाह निकल जाएगा, इसको ज्यादा पैनिक ना करें, सर पे ना लें, जो होना था हो गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट से ही। तो बाकी हम लोग सारे इधर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे। अब माशाल्लाह हमारी टीम वो काफी ग्रोन अप हो गई है, काफी लोग हैं, 7-8 लोग तो हम लोग हो गए हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो बेशक ग्रुप में पूछ लें, पर्सनल मैसेज कर लें, जैसे ही कोई फ्री होगा तो वी विल गाइड यू एंड प्रॉपर्ली टीच यू इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। सर थैंक यू सो मच। आपने जो है ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत वो ज्यादा मैं लंबी नहीं नहीं, एक्चुअली डॉक्टर खिजर ने और डॉक्टर आमना ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। तो वो जो क्वेरीज इनकी थी ना बुक्स को लेके और उन चीजों को लेके, तो वो काफी क्लियर हो गई। बाकी आपने मोराल इस तरह से अब किया कि बिल्कुल अ, लोगों के रिटर्न एक्सपायर हो जाते हैं और पता नहीं कितनी सारी अटेम्प्ट्स देते हैं, और जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं, ये जो गुजरते हैं वही जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल। तो अभी सर अगर मैं दरिया को कूजों में बंद करूं, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं, तो वो यही है जी लुब्बे लबाब इस सारी डिस्कशन का, इस 1 घंटे के सेशन का, कि जी अपने रिटर्न के लिए जो है क्रैक द कोर आजकल चल रही है बाय प्रोमेथियस लायनहार्ट। मैंने आईएमए में भी वही बुक पढ़ी थी, और पार्ट 2 की रिटर्न के लिए भी वही बुक पढ़ी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर हो गया था। ठीक है, तो वो क्रैक द कोर का एक एक लफ्ज जो है ना वो मोती है, उसको आपने एक एक लफ्ज को पी जाना है, ठीक है। और उसको अगर आप 2 या 3 दफा, यानी कि 2 नहीं 3 दफा अगर आप पढ़ लेंगे ना, यानी कि आप रट लेंगे, तो फिर तो वाकई आप जरूर पास हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, और इस सब टाइम जो है ना इसके लिए आपको कम से कम 6 से 9 महीने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पहले आप पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगी, जब आप दोबारा से पढ़ेंगे फिर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। थर्ड टाइम तो फिर आप उसको याद करें ना, आप उसको रट्टा लगा रहे हैं, उसको मेमोराइज कर रहे हैं, उसको घोल के पी रहे हैं, ठीक है। और बाकी डॉक्टर साकिब वाली बात कि अगर आपने ये नहीं पढ़ी पहले तो कोई बात नहीं, जो आप बुक आपने पढ़ी है आईएमएम में और जिसकी वजह से आप पास हुए हैं, आप उसी बुक को रिवाइज कर लें, ठीक है। लेकिन वही बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें चेंज होती हैं, तो क्रैक द कोर आजकल काफी लोग पढ़ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास हो जाएगा। बाकी इजिप्शियन फाइल जो है, यस दैट इज वेरी एक्सटेंसिव। तो अगर आपके पास अलग अलग से सारे एमसीक्यू बुक्स करने का टाइम नहीं है, जैसे मास्टर पास, गेट थ्रू, बैरेट, ठीक है, तो फिर आप क्या करें कि आप इजिप्शियन फाइल्स को कर लें। उसके अंदर यही सारे एमसीक्यू बुक्स जो है ना, उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, और ये बहुत लेंथी फाइल है, इसको अगर आप सारा कर लेंगे, साथ आप क्रैक द कोड कर लेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास ही पास है। अच्छा, फिर टॉक्स में आ जाते हैं, तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बस ऐसे ही हवा में तीर चल रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही। और पहले दूसरी बात ये कि जो अभी फाइनल ईयर पीजीज अगर सुन रहे हैं, ठीक है ना, या जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो थ्योरी की तैयारी में सिर्फ ये ना करें कि अच्छा जी मैंने तो एक बस टेक्स्ट बुक पढ़नी है, नहीं। आप अपने साथ कोई ना कोई सीरीज रखें, कोई इमेज वाली चीज रखें। इमेजिंग में जैसे आप रख लो ऑक्सफोर्ड सीरीज रख लो, वो लेंथी है आई नो, लेकिन ऑक्सफोर्ड रख लो, ऑक्सफोर्ड नहीं रख सकते तो टैन रख लो, टैन बहुत अच्छी किताब है, थोड़े से केसेस हैं लेकिन वो आपको बता देती है कि आपने केस को बोलना कैसे है, उसको लेके कैसे चलना है।
तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, कोई भी एक अपनी पसंद की छोटी सी रख लो। टैन छोटी है, शाहिद बहुत अच्छी है, वो ठीक है छोटी भी है, ऑक्सफोर्ड बहुत लंबी है, उसको विषय कभी ना करो। लेकिन आपने उसको ये करना कि यार मैं थ्योरी के साथ साथ ना ये करूंगा। ठीक है, ताकि आपकी एक इमेज वाली बुक तैयार हो गई हो और एक आपकी जो क्रैक द कोड या जो भी आपका टेक्स्ट बुक है वो तैयार हो गया हो। सही। फिर उसके बाद टोक्स पे आ गई। टोक्स के लिए जैसे उन्होंने बताया है, आपने ओरल रिकॉल्स करनी। ओरल रिकॉल्स वाकई बहुत अच्छी है, लगती लेंथी है, लेकिन आपने जब कोई सीरीज कर ली है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड सीरीज कर ली है, तो आपने जस्ट उसके इमेजेस देखने हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने हमेशा एक ही बुक से देखनी होती है, डीडीज भी आपने एक ही बुक से देखने हैं, जो कि हम उससे देखेंगे ऑक्सफोर्ड सीरीज से। वो आजकल बहुत अच्छी चल रही है, सब लोग उसी से पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारे केसेस आपके कवर हो जाते हैं। ठीक हो गया, ऑक्सफोर्ड सीरीज हमने कर ली, टोक्स में मरियम नोट्स कर लिए, ओरल रिकॉल्स कर लिए। ये 3 चीजें हो गई टोक्स के लिए। अगर अब हम आए वाइवा के लिए, तो वाइवा के लिए जैसे डॉक्टर साकिब ने बताया है कि क्योंकि फिल्म्स आती है ना, रियल लाइफ फिल्म्स आती हैं, बहुत हमारी प्रैक्टिस में होती है कि हम रियल लाइफ फिल्म पे रिपोर्टिंग करें, हम कंसोल पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और टोक्स में क्या होता है कि एक ही स्पॉटर इमेजेस आते हैं। तो आपने वाइवा के लिए ब्रिगेडियर अशरफ की जो है ना फाइल्स, वो लाजमी करनी है। ब्रिगेडियर अशरफ फोल्डर है, सोशल सिक्योरिटी फोल्डर है, नेक्सस फोल्डर है। उसमें आपके ये बेरियम, चेस्ट एक्सरेज, ईआरसीपीज और आरयूजी, आईवीयूज, ये जो इस तरह की सारी स्टडीज है ना, ये सारी आपकी कंट्रास्ट स्टडीज, जिस सारी की सारी जो है वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, और आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर साकिर, डॉक्टर फिजर एंड डॉक्टर आमिना। लास्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी और एक ही बात कहूंगी कि हम ये इस टाइम यहाँ बैठे बोल रहे हैं ना, तो हम कोई तोप की चीज नहीं है या कोई हम सुपीरियर नहीं है। हम शायद नॉलेज में आपसे भी कहीं पीछे हों, लेकिन अगर हम यहाँ पे बैठे हैं ना, तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से बैठे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ बिल्कुल है बिल्कुल। तो हम पास हुए हैं और यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो इसलिए किसी ने इस चीज को ऐसे नहीं सोचना कि पता नहीं, अच्छा हाँ ये पास हो गया तो अभी ज्ञान देना शुरू हो गया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल हाँ नहीं है। जी। ये सिर्फ हेल्प के लिए है। बिल्कुल। और मैं शायद ये कभी भी इनिशिएटिव ना लेती अगर मेरे साथ किस्मत ने वो खेल ना खेला होता, जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने एमडी किया है रेडियोलॉजी में, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी वाइवा की। ठीक है, इसके बाद मेरा एक्सपायर हो जाना था सब कुछ। लास्ट अटेम्प्ट में मेरा वाइवा क्लियर हो गया, बट ऑन करो वाइवा के ये। बाद हमारा एक कंपोनेंट होता है थीसिस डिफेंस। ठीक हो गया, थीसिस डिफेंस में उन्होंने मुझे फेल कर दिया। यानी कि जब मैं वाइवा देके निकली तो मेरे कोलीग्स ने मुझे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन कंसल्टेंट डॉक्टर इकरा, अब आप तो कंसल्टेंट बन गई हैं। आई वाज लाइक जी जी जी, ठीक है ठीक है। मतलब क्योंकि थीसिस डिफेंस में मोस्टली कोई फेल होता नहीं है, तो थीसिस के लिए मैं गई और मैंने कहा हाँ हाँ थीसिस तो इंशाल्लाह पास है। ठीक है, उन्होंने कोई 20-25 मिनट थीसिस पे रगड़ा दिया और उसके बाद सर कि सॉरी, आप इसको नहीं कर सकती पास। सो मैं वाइवा पास करके भी टेक्निकली आई वाज अ कंसल्टेंट, लेकिन इसके बावजूद मैं फेल कर दी गई। और मुझे इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा कि मुझे फिर से रिटर्न, फिर से टोक्स और फिर से वाइवा देना पड़ा। ठीक है, तो उस टाइम मैं शायद दुआ भी ऐसे करके गई थी कि अल्लाह ताला जो आपकी रजा होगी ना, मुझे उसमें राजी रखना। ठीक है, मतलब अपने आप को मैं मेंटली हर चीज के लिए प्रिपेयर करके गई थी। तो अल्लाह ताला ने यकीन करें हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने हौसला दिया। ठीक है, 2 महीने तो बस मैं आए बाएं शाएं करती रही, इधर उधर फिरती फुरती रही कि यार मैं करूँ क्या, ये मेरे साथ हो क्या गया है। फिर मैंने किताबें उठाई और मैंने कहा नहीं, अब सर पे पढ़िए, करना तो है। मैंने वो जो चीजें पढ़ी हुई थी पहले उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया, लेकिन प्रीवियस नॉलेज था मेरा, तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। मेरा रिटन क्लियर हुआ, फिर मेरा टोक्स भी उसी अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और उसी अटेम्प्ट में वाइवा और थीसिस डिफेंस सब क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे आप ये देख लें कि ये कितनी ज्यादा लक बेस्ड है। ठीक है, आपका वाइवा पास हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा तो आप किसी अजीब से थीसिस डिफेंस की वजह से रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए किसी ने भी हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, किसी के बहुत सारे रिटर्न एक्सपायर होते हैं फिर निकलता है। तो ये सब अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्लाह ताला के काम है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने जो है वो अल्लाह ताला से सारी अपनी उम्मीदें रखनी है। ठीक है, बाकी जो भी क्वेरीज हुई वो इंशाल्लाह उसको एड्रेस कर लेंगे ग्रुप में। थैंक यू सो मच, एक जिन बार लोगों फिर का से मैं आप पास होता है सबका बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। उन लोगों का, एक जिन चीज लोगों और का ऐड कर जिन लोगों दीजिएगा। का फेल होता है उन लोगों को ये कहना कि ये अल्लाह ताला की रजा थी, ये बहुत पसंद होता मतलब होती है। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट अभी दे रहे हैं रिटर्न की, काफी लोग होंगे। एमसीक्यूज ना, आपका जो ब्रेन होता है, ह्यूमन साइकी है कि वो रिपीटिशन मांगता है, बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं चीजें।
MCQs पहले खुद अटेम्प्ट करें, पहले स्टैम्प पढ़ें, उसमें देखें कीवर्ड क्या है। अगर तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो MCQ सॉल्व कर लिया, तो अगर एग्जाम में वो MCQ रिपीट हुआ तो आप 95% चांसेस होते हैं कि यू विल अटेम्प्ट इट। ठीक है, अगर पहली अटेम्प्ट में आपको नहीं मिल रहा, आप गलत गए हैं, उस पर निशान लगा दें। जब आपने सेकंड अटेम्प्ट में वो रिवाइज करने हैं MCQs, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपने निशान लगाए हैं। ठीक है, सेकंड में अगर आपने कर लिया अटेम्प्ट, सेकंड जब रिवीजन कर रहे हैं आपने पिक कर लिया MCQs, तो फिर बेशक उसको ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। एग्जाम में अगर आएगा तो होपफुली वो आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी रिवीजन में भी आपसे नहीं हुआ, आप गलत दोबारा आपने वो पिक किया, ठीक है, तो उसको फिर आपने हिफ्ज करना है। ठीक है, बार बार वो MCQs करें। जब रिवीजन होगी तो आपने सिर्फ वो जो निशान वाले होंगे, अक्सर बच्चे करते ये हैं कि बात जब रिवीजन चल रही होती है पैनिक आ जाते हैं, इतनी किताबें हम क्या क्या रिवाइज करें। तो आपने आखिरी जो 2-3 दिन होते हैं पेपर से पहले, ठीक है, पास पेपर रट्टा मारने होते हैं सही करके, और जो आपके MCQs हर चैप्टर में से 2-4 ही होते हैं। जिस तरह मास्टर पास है 60-60 MCQs हैं, उसमें मैक्सिमम 5-7 ऐसे होंगे जो आपने बार बार गलत कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ उनको रट्टे मार के जाना है। ठीक है, तो निकल जाते हैं। पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने वो कोई जीनियस ये नहीं बाबे बैठे हुए कि ये कोई नया पेपर बनाएंगे। ये हम जैसे पीजी होते हैं, जो ऑर्डिनरी पीजीज होते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं होते, वो MCQs बना के दे देते हैं और वही वो छापा लगा के आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो किताबें यही हैं, इन्हीं में से ही MCQs आने हैं, ऊपर नीचे करके आ सकता है, लेकिन स्टेम मोस्टली वो सेम ही होती है। ठीक है, तो आपने इस तरह MCQs को सही याद करके और रटे मार के जाना। बाकी हम लोग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, हम लोग इस फेज से गुजर के आए हैं। आप एक स्टेप थोड़ा सा बाउंड्री से थोड़ा सा आगे हैं आपसे, आप थोड़ा सा बाउंड्री से पीछे हैं। जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे, हमारी आवाज़ों के साथ मिलके आप वो गाइड करते जाएंगे। अब हमारा एग्जाम पास है, अगर तो हम आप लोगों को ये कोई आसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है और आप लोगों का राइट है कि हम जूनियर्स को प्रॉपर गाइड भी करें, उनकी हेल्प भी करें। कभी हमें लगता था कि जब हम ट्रेनिंग में थे या एग्जाम की फेज से गुजर रहे थे, तो जो कोई चीज़ किसी ने बतानी, ठीक है, तो हमारे लिए वो एक किस्म का मसीहा होता था, मोहसिन होता था। ठीक है, पैसे लेके भी लोग कर रहे हैं, वो उनका अपना ज़र्फ है। मैं उस चीज़ को गलत समझता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही करता हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। टाइम होगा तो पढ़ाऊंगा, अगर टाइम नहीं होगा तो पैसे बेशक जितने मर्जी दे ले, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बाकी डॉक्टर क्लर्क का भी होपफुली यही इनका माशाल्लाह मोटिव लगा है, बाकी डॉक्टर नहीं भी इतने अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली न्यू वॉइसेज हमें ज्वाइन करेंगी और ये चेन बढ़ती जाएगी, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये जो पेड सेशन वाला है, ऑनलाइन वाला, जो स्लाइडें बनाई हुई हैं, वो इंशाल्लाह कोशिश करके 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, लेकिन ये हमने जो मोनोपोली है ये ख़त्म करनी है। बाकी जो एग्जाम जो सिस्टम है वो चेंज कोई नहीं होना, वो ऐसे ही रहना है। आपने इसी सिस्टम से, हम लोग भी निकले हैं, आप लोगों ने भी इसी से ऐसे ही निकला है। ये जहन से निकाल दें चीज़। हर साल वो रिटर्न या टॉक्स के बाद शुरू हो जाती है कि एप्लीकेशन लिखें, ईमेल लिखें, आपकी ईमेल लिखों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जहन से निकाल दें। इसलिए इस सिस्टम से आपने निकलना है और मेहनत करके निकलना है। ठीक है, बाकी कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, हम आप लोगों को निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप लोगों ने एफर्ट खुद करनी है कि आप निकलना भी चाहते हैं या नहीं। ठीक है, चलें, गुड नाइट, और थैंक यू फॉर पेशेंस और इतना सब्र से और ध्यान से सुनने के लिए। ठीक है डॉक्टर इकरार। सोचने के सारे चलें, जो कि फिर अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। गुड लक एवरीवन, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।